चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, मालूमाती सेशन अबाउट कनाडा सुपर वीज़ा। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि मेरा नाम है शौकत कमरुद्दीन हलानी और मैं हूँ एक लाइसेंस कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, जिसे हम हरफे आम में रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट कहते हैं। मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज। मेरा लाइसेंस नंबर है R711322। मेरा कॉरपोरेशन नंबर इस स्क्रीन पे शो हो रहा है। मैं एक फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूं और कनाडा कोर्स ग्रेजुएट भी हूं। इसका मतलब ये है कि मैं आपको एजुकेशन कंसल्टेंसी, जिसका ताल्लुक एडमिशन से और स्टडी परमिट से होता है, उसकी कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। हमारी सर्विसेज में इंक्लूड है इमिग्रेशन, रेफ्यूजी, सिटीजनशिप, LMIAs, PNPs, बिजनेस इमिग्रेशन एंड स्पॉन्सरशिप। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको कि कनाडा सुपर वीज़ा है क्या चीज़। एक तो आपका होता है नॉर्मल वीज़ा और एक होता है सुपर वीज़ा। तो नॉर्मल वीज़ा के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं आपको सुपर वीज़ा के बारे में बताता हूँ कि ये होता क्या है। दरअसल ये एक लॉन्ग टर्म जो होता है, मल्टीपल एंट्री TRV, जिसे हम टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा कहते हैं। ये सिर्फ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है। सही है। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसको रिपीट करूं। ये सिर्फ और सिर्फ किन के लिए? पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, जिनके बच्चे कनाडा में एज अ सिटीज़न और PR रह रहे हैं। सही है। इस वाले वीज़ा पर आप जो है वो 5 साल जो होता है लगातार अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं। और अगर आप उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो 2 मजीद साल आप जो होता है यहाँ पर रह सकते हैं। मतलब ये कि टोटल जो होता है लगातार आप 7 साल तक कनाडा में जो होता है वो अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं। और ये वैलिड होता है 10 साल के लिए। जब आप सुपर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एंट्री 10 साल के लिए होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो आपका पासपोर्ट हो, पहले उसको रिन्यू करवा लीजिए ताकि आपको फुल वैलिडिटी मिले। और आपका जो होता है वो, जैसे नॉर्मल अगर आपका विजिट वीज़ा होता है तो आपको 6 महीने की एंट्री मिलती है। इसमें आपको 5 साल की एंट्री मिलती है। और इस वाले विजिट वीज़ा के लिए कोई लॉटरी सिस्टम भी नहीं है। जिस तरह के पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए आपके पास जो है वो एक लॉटरी सिस्टम होता है, और जिसके तहत अगर आपका नाम खुलता है तो आपकी स्पॉन्सरशिप होती है। लेकिन ये जो होता है वो एक सुपर वीज़ा है। आप जो है वो अपने बच्चों के साथ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम रह सकते हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो कि वीज़ा रिक्वायर्ड कंट्री है वो, बल्कि वीज़ा एग्जाम कंट्री वाले बंदों को भी जो है वो इसकी ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम यहाँ गुजार सकें। तो ये था सुपर वीज़ा। अब हम आते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है इस वाले वीज़ा के लिए। जाहिर सी बात है, मैं पहले कह चुका हूँ कि ये पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए होता है। और उन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे जो है वो इधर कैनेडियन सिटीजन है या वो PR होल्डर हैं। सही है। रजिस्टर्ड इंडियन, जो कि हमारे यहाँ नेटिव जो है वो लोग होते हैं, जो कि अपने आप को एज एन इंडियन जो होता है वो रजिस्टर्ड करवाते हैं, और वो हमारे पास फर्स्ट नेशन और जो है वो बहुत सारे जो यहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे हैं, उनको जो होता है हम इंडियन रजिस्टर्ड इंडियन कहते हैं। इसका इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। मस्ट बी जो होता है वो आउटसाइड। ये वाला वीज़ा उसी वक्त अप्लाई होगा कि जब आप कनाडा से बाहर से अप्लाई करेंगे। तो आप बोलेंगे भाई वहाँ बाहर से ही तो अप्लाई होता है, और कैसे होता है? नहीं, कभी कभार लोग ऐसा भी करते हैं कि जब वो यहाँ पे माँ बाप विजिट वीज़ा पे आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हमको सुपर वीज़ा के लिए अब अप्लाई करना है। तो सुपर वीज़ा कनाडा से बाहर से अप्लाई होगा, अंदर से अप्लाई नहीं हो सकता। और कनाडा जो होता है वो, उसकी जो होता है इमिग्रेशन की एडमिजिबिलिटी को वो ज़रूर जो होता है वो फुलफिल करेंगे। मतलब क्रिमिनल जो होता है उनका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, मेडिकल से जो होता है वो उनको करवाना पड़ेगा, सिक्योरिटी चेक उनका होगा। और अगर आपने पास की कोई कंप्लायंस है, अगर वो भी आपने की हुई है, तो आपको एडमिजिबल करार दिया जाएगा। सही है। तो मतलब आपकी एप्लीकेशन जो होता है बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, प्रीवियस कोई भी जो होता है वो इनएडमिजिबिलिटी वाले कंपोनेंट नहीं होने चाहिए। आपको मेडिकल करवाना मस्ट है। सही है। और
आपका इंटेंट जो होता है वो टेम्पररी होना चाहिए। मतलब ये कि जब आप सुपर वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, आप ये ज़रूर मेंशन करेंगे कि हम यहाँ पर जो होता है सिर्फ कुछ अरसे के लिए रहने के लिए आए, जो कि जाहिर सी बात है 6 महीने से ज़्यादा है। लेकिन जो होता है वो आप शुरू में आते हैं तो आप जो होता है साल भर का या 6 से 8 महीने का आप जो होता है इंटेंशन शो करेंगे इस वाली एप्लीकेशन में। आप इसमें जो होता है वो डिपेंडेंट को शामिल नहीं कर सकते अपने किसी भी, सही है। या अगर दादा दादी के कोई जो होता है वो अ, बच्चे हैं, सही है, माँ बाप के जो होते हैं दूसरे बेटा बेटियां, अब उनको शामिल नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, उनके लिए है। अब ये जो होस्ट है, मतलब जो आपको बुला रहा है, मतलब ये कि कनाडा में जो आपके बच्चे हैं, पोता पोती या नवासा नवासी हैं, वो जो के होस्ट हैं उनकी एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब ये कि वो कनेडियन सिटीजन होने चाहिए या उनके पास पीआर होना चाहिए। और वो जो है वो 18 साल से बड़े हों तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, और वो कनाडा में रह रहे हो तो कर सकते हैं। और इसकी एक मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट भी है जो कि आपको मीट करनी पड़ेगी। हर शख्स इसके लिए अहल नहीं है। अब मैं आप आगे एक दो कुछ स्लाइड्स आएंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनकम की रिक्वायरमेंट कितनी है। सही है, मैंने एक सिनेरियो बनाया, उस सिनेरियो के तहत मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको मीट कर सकते हैं। अब आपके पास जो होता है वो इसके लिए इनविटेशन लेटर सुपर वीज़ा के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपका वो इनविटेशन लेटर जो कि आपके बच्चे ने या बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी ने अगर आपको दिया है, तो वो उसमें आपको ये मेंशन करेंगे कि वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे यहाँ पे जब आप आएंगे। और वो अपना फैमिली का जो होता है साइज का ब्रेक डाउन देंगे कि उस फैमिली में कौन कौन शामिल है, मतलब होस्ट की फैमिली में कौन कौन शामिल है। और अ, अपना एड्रेस देंगे, अपना कांटेक्ट डिटेल देंगे, और रिलेशनशिप का प्रूफ ज़रूर देंगे कि उनका आपसे रिलेशनशिप किस तरह का है, मतलब दादा दादी है या माँ बाप है या नाना नानी है। तो वो जाहिर सी बात है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट से प्रूफ हो सकता है। पर्पज ऑफ विजिट, आपका जो पर्पज ऑफ विजिट है, सही है, वो बड़ा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। सही है, आप ये कहेंगे कि हम अपने बच्चों से यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं, रीयूनाइटिंग का जो होता है, रीयूनिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, उसका क्लॉज आप मेंशन करेंगे। और क्योंकि बहुत से लोग जो होता है वो सेल्फ अप्लाई कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये सारी बातें जो होता है लिखनी होती हैं। सही है, मैंने तो एक ऐसा भी वीज़ा केस देखा है जो कि किसी जो होता है मेरे क्लाइंट ने अप्लाई किया था, बाद में वो हमारे पास आया था। उन्होंने जो होता है एप्लीकेशन में 2 महीने के रहने के लिए कहा था, तो भाई 2 महीने के लिए रहना है तो फिर तुमने सुपर सुपर वीज़ा क्यों अप्लाई किया। सही है, अगर टेम्परेरी अगर आपको यहाँ रहना है विजिट वीज़ा, तो आप कोशिश कीजिए कि 6 महीने से ज़्यादा का पीरियड लिखिए, तो ये उनके लिए ही है। सही है। अच्छा, फिर आपको जो होता है वो ये आप लिख सकते हैं कि हम जो है वो अ, अपने कुछ इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है उसको जो होता है वो अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, ये आप लिख सकते हैं, जैसे बर्थडे है, वेडिंग है, ग्रेजुएशन है। या आप ये कह सकते हैं कि जो है वो हमारे बेटी के यहाँ, पोती के यहाँ, नवासी के यहाँ जो होता है बच्चे की विलादत हुई है, तो हम उसकी जो होता है उनकी मेडिकल रिकवरी होती है, तो वो हम उसको इमोशनल सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप नोट कीजिए कि इमोशनल सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। सही है, इमोशनल सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप उसकी केयर गिविंग नहीं करेंगे। सही है, बच्चों की देख रेख के लिए अलग केयर गिवर होते हैं। मैं अभी आगे आके इसके बारे में मजीद डिस्कस करूंगा कि आपके जुमले क्या होने चाहिए। और आपका ये जो ट्रैवल है ये बिल्कुल पर्सनल ट्रैवल है। सही है, आप ये लिख सकते हैं, या आप जो होता है टूरिज्म का जो होता है रीज़न लिख सकते हैं, फैमिली बॉन्डिंग का रीज़न लिख सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न है जो कि आप अपने एप्लीकेशन में मेंशन कर सकते हैं। और अब जो आते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, और ये बहुत इंतहाई ज़रूरी है, और ये इसकी जो होता है वो इस एप्लीकेशन का आप यूँ समझिए कि बहुत मेन क्रक्स है, तो वो यही है कि होस्ट की जो इनकम है वो मिनिमम इनकम के बराबर होनी चाहिए। सही है, मिनिमम इनकम एक जो होता है इनका थ्रेशोल्ड है। सही, जो कि अभी मैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इनकम किस लेवल पे कितनी होनी चाहिए ताकि आपको जो है वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो सके। सही है, तो आपका इनकम जो होता है एक लो इनकम ज़रूर होनी चाहिए, वो मिनिमम इनकम ज़रूर होनी चाहिए। सही है। और
नोटिस ऑफ असेसमेंट के जरिए से आप वो अपनी इनकम प्रूव कर सकते हो, जो पाकिस्तान या इंडिया के अंदर जो होता है, जिसे हम टैक्स रिटर्न कहते हैं, सही है, या टैक्स असेसमेंट कहते हैं, तो उसको हमारे यहाँ पर नोटिस ऑफ असेसमेंट कहते हैं, सही, जो कि टैक्स रिटर्न होता है। और या फिर T4 है, जो कि एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है कि आपने एक साल में कितना कमाया है। या एम्प्लॉयर का आपके पास लेटर हो सकता है कि जिसमें वो आपकी इनकम को शो करेगा कि इसकी इनकम इतनी है। आप कोशिश कीजिए कि आप 12 जो होता है पे स्टब्स वगैरह पूरे साल की, अगर 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 आपके पास अवेलेबल है, तो पे स्टब्स, जिसको हम पे स्लिप्स भी कहते हैं, वो प्रोवाइड करें। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप बिजनेस फाइनेंशियल शो करेंगे, जिसमें आपकी इनकम जो होता है वाजे तौर पे लिखी हुई होनी चाहिए। आपको ये वाला जो फैमिली साइज है वो कैसे कैलकुलेट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई पोता पोती है या बेटा बेटी है, यहाँ पर जो होता है वो अपने माँ बाप को या दादा दादी को बुलाना चाहते हैं, सही है? हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो माँ बाप को बुलाना चाहते हैं, सही है। तो एक मैरिड कपल है जिसके दो बच्चे हैं, तो मैरिड कपल मतलब हस्बैंड वाइफ दो बच्चे, मतलब चार। ये फैमिली साइज इनका चार हुआ। और जिनको वो बुलाना चाह रहे हैं, लेट सपोज माँ बाप को बुलाना चाह रहे हैं, तो दो लोग वो, सही है। तो अब मैं इसमें छह लोग हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ पहला बच्चा दूसरा बच्चा, सही है, माँ और बाप, तो टोटल आपके छह लोग हो गए इसमें। तो इन छह लोगों, ये छह लोग हैं, ये आपका फैमिली साइज हो गया। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, ये आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। देखिए, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स तो छह लिखे हुए हैं आपके पास, सही, अगर मैं दिखा सकूं ये, सही, छह फैमिली मेंबर है। ये जो छह फैमिली मेंबर हैं, उसके लिहाज से आपकी इनकम जो होता है 72,560 होनी ही चाहिए। इसमें आप अपनी बीवी की इनकम या अपने शोहर की इनकम उसमें शामिल कर सकते हैं, सही है, मतलब कपल अपनी इनकम को कंबाइन कर सकता है, सही है। तो 72,560 अगर आपकी इनकम है, तो ही जो है वो आप इस सुपर वीजा के लिए एलिजिबल हैं। वरना जो होता है वो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो फाइनेंशियल, अच्छा, अगर आप फर्ज कीजिए कि आपकी जॉब नहीं है, तो भी जो होता है आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास किसी भी लिहाज से वो इनकम होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जॉब नहीं होगी तो इनकम भी नहीं होगी। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो होता है वो बेरोजगार होते हैं, वो सुपर वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इनकी एक इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट भी है, सही है। इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट वो ये है कि आपका मिनिमम कवरेज, जो आप इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी, कोटेशन नहीं चलेगा, और वो आपका मिनिमम कवरेज एक साल का होना चाहिए और $1,00,000 का कवरेज होना चाहिए। बात को रिपीट करता हूँ, $1,00,000 का इंश्योरेंस का कवरेज आपको चाहिए, उस वाली जो कि आप इंश्योरेंस लेंगे वो, और वो एक साल का कवरेज होना चाहिए। और उस कवरेज में आपकी हेल्थ केयर, हॉस्पिटलाइजेशन और रिपेट्रिएशन का मतलब है कि अगर आपको वापस दोबारा अपने मुल्क वापस जाना पड़ता है तो उसका खर्चा भी उसमें शामिल होना चाहिए, सही है। तो ये चीज़ें आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी कवर करेगी। और वो पॉलिसी या तो आप किसी कनेडियन इंश्योरेंस प्रोवाइडर से खरीदें, तो मेरी जो एडवाइस है वो एडवाइस ये है कि आप कोशिश कीजिए कि वो इंश्योरेंस आप कनाडा से बाई कीजिए, सही, आपके बच्चे जो है वो यहाँ से बाई करके आपको दें। अगर आप चाहते हैं तो बाहर वाला भी जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, सही है, अगर वो IRCC ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो आप ज़रूर जो होता है वो इंश्योरेंस की पॉलिसी वो वाली भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप जब आप अपनी एप्लीकेशन डालेंगे, तो उस एप्लीकेशन में प्रूफ ऑफ पेमेंट देना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अगर आपने प्रूफ ऑफ पेमेंट, मतलब कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड से अगर वो चार्ज करवाया है, और इंश्योरेंस वाले ने जब आपको पॉलिसी दी होगी, तो वो एक आपको रिसीट देगा कि आपने कितनी पेमेंट की है इंश्योरेंस की। तो वो आपको पूरी एक इनिशियल इंश्योरेंस की पॉलिसी देगा। तो आप कोशिश कीजिए कि एक ऐसी इंश्योरेंस की पॉलिसी लें कि जिसमें अगर आपका वीज़ा रफ्यूज़ होता है, तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएं। वो जाहिर सी बात है, कुछ 5% कुछ रकम काट कर वो आपको पैसे आपके पूरे वापस मिल जाते हैं। वो आपकी पॉलिसी जो होता है वो इफेक्टिव नहीं होती जब तक आप यहाँ पहुँचते नहीं हैं। तो पॉलिसी मस्ट बी फॉर ईच एंट्री, सही है। हर पॉलिसी जो होती है, जब भी आप एंटर होंगे, तब वो जो होता है वो 1,00,000 की होनी चाहिए और एक साल उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। और ये CBSA का जो वहाँ पर नुमाइंदा होता है एयरपोर्ट पे, वो आपसे ये तलब कर सकता है जब आप एंटर होते हो कनाडा में तब। स्ट्रॉन्ग टाइज टू होम कंट्री,
आप अपनी एप्लीकेशन में ये चीज़ें भी मेंशन करेंगे कि आपका जो होता है वो स्ट्रॉन्ग टाइज है अपनी कंट्री के साथ, मतलब फैमिली टाइज। FRC आप अपनी एप्लीकेशन के साथ ज़रूर लगानी है, जिससे आप ये शो कर सके कि आपके दादा दादी नाना नानी का आपसे रिलेशनशिप है, या और माँ बाप भी। सही है। और वो अपने आपके बर्थ सर्टिफिकेट से भी शो हो सकता है, तो आप वो शो कीजिए। सही है। अगर आपके माँ बाप दादा दादी नाना नानी अगर कहीं जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होता है, से अगर वो है तो आप वो भी आप मेंशन कर दीजिए। अगर उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, सही है, तो वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की कॉपी, और उसका अगर किसी ब्रोकर से आपको वैल्यूएशन सर्टिफिकेट मिलता है तो वो आप उसमें डाल दीजिए। और बैंक स्टेटमेंट अगर उनका है और अच्छा है तो आप वो भी उसमें आप इसमें ऐड कीजिए। और अगर उनका कोई सोशल अटैचमेंट है, सही है, मेंबरशिप है किसी कम्युनिटी में, जस्ट लाइक सीनियर सिटीजन में है, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स में है, या किसी रिलीजियस या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तो उसकी वो जो होता है मेंबरशिप कार्ड आप उसमें शामिल कर सकते हैं। अगर वो पेंशन पर है या उनकी कोई रेगुलर इनकम आ रही है तो उसका जो होता है प्रूफ शामिल कीजिए। सही है। प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री आप जो होता है वो बिल्कुल मेंशन करेंगे अपने लेटर में भी, और जो होता है वो अपनी एप्लीकेशन में भी। लेटर जो होता है वो आप किस तरीके का होगा वो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, अगर आप मुझसे कनेक्ट करते हैं तो। रिटर्न ट्रैवल आइटिनरी, और या जो होता है आपका इंटेंट टू रिटर्न डिक्लेरेशन, अगर आप जो है वो एक लिख देंगे तो वो भी जो होता है आपके एक पॉजिटिव फैक्टर होगा आपकी एप्लीकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर आप जो होता है मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट भिजवा दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है अगर आप ये सुपर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो। इसकी फीस जो होता है वो $100 है। सही है, एप्लीकेशन की। और अगर आपका पिछले 10 सालों में बायोमेट्रिक नहीं हुआ है तो $85 आपको बायोमेट्रिक की भी फीस देनी पड़ेगी। और आजकल जो होता है ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करते हैं तो 200 दिन, इंडिया से अप्लाई करते हैं तो 169 डेज में, और बांग्लादेश से अप्लाई करते हैं तो 66 डेज में, केनिया से 51 डेज में, UAE से 217, मतलब 217 दिन के अंदर आपका सुपर वीज़ा अप्रूव हो रहा है। और ये मैंने ये जो होता है कल ही जो होता है मैंने देखा था वेबसाइट पे प्रोसेसिंग टाइम। अच्छा जी। एप्लीकेशन जो होती है वो रिफ्यूज क्यों होती है आपकी सुपर वीज़ा की? वो जो होता है वो पहली बात तो IRCC जो होता है, अक्सर वक़्त आपने सुना होगा कि सेक्शन 179B है, सही, जिसके तहत सारी एप्लीकेशनें जो होती है वो रिजेक्ट होती हैं। तो उसमें वो ये मेंशन करते हैं कि उनको नहीं लगता है कि आप दोबारा वापस जो होता है कनाडा छोड़ के अपने नेटिव कंट्री वापस जाएंगे। ऑफिसर ये भी सोच सकता है, जो मेंशन करता है अपने लेटर में, कि मुझे जो होता है आपका पर्पस ऑफ विजिट आपका क्लियर नहीं है। सही है। या जो होता है आपके स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज जो होता है कनाडा में ज़्यादा है, या आपके जो फैमिली टाइज जो होता है पाकिस्तान में ज़्यादा मजबूत नहीं है, या आपके सोशल टाइज इकोनॉमिक टाइज अपने होम कंट्री के साथ मजबूत नहीं है, या आपकी पुअर ट्रैवल हिस्ट्री रही है। तो वैसे ट्रैवल हिस्ट्री इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर आपका ट्रैवल अगर बाहर मुल्क में हुआ है तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका ये जो है वो वीज़ा अप्रूव्ड हो जाए। और आपका इनसफिशिएंट फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आपने जो होता है वो मेंशन किया हुआ है, मतलब कि आपका बैंक बैलेंस इतना अच्छा नहीं है, या जो है वो मिनिमम इनकम की जो होस्ट की रिक्वायरमेंट है वो आपने सही से नहीं लिखी हुई है, तो वो भी आपकी जो होता है वीज़ा एप्लीकेशन रफ्यूज़ हो जाती है। या आपकी जो होता है रफ्यूजल की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, तो भी जो होता है वो आपकी एप्लीकेशन जो होता है वो रफ्यूज़ होती है। और एक चीज़ मैं हमेशा अपने तमाम क्लाइंट्स को, चाहे वो जो होता है प्रो बोनो यानी जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी होती है वो भी लेने के लिए आते हैं, तो बराए मेहरबानी आप इस अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं। सही है। जो भी, अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होता है ना तो कोई मसले वाली बात नहीं, दोबारा अप्रूव हो सकता है। लेकिन एक मर्तबा अगर आपने आपका रिकॉर्ड IRCC में एज ए मिस रिप्रेजेंटेशन आ गया ना, तो समझिए कि वो उसके लिए एक गाली है। सही है, मैं इसका हार्श वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि वो आपको जो होता है वो कभी भी दोबारा आपका वीज़ा अप्रूव नहीं करेगा, और बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी होगी। और इतनी सारी स्क्रूटनी होने के बाद भी वो आपको रिफ्यूजल ही देगा। इसीलिए आप अपने अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट वहाँ से रिसीव होता है IRCC से, तो आप उसको प्रॉम्प्टली रिप्लाई कीजिए इनएडमिसिबिलिटी का। और कम से कम जो होता है वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो, वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत रिफ्यूजल ड्यू टू मिस रिप्रेजेंटेशन। ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या अवॉइड करना चाहिए?
मैंने जो होता है कुछ मासूम जो होता है वो क्लाइंट देखे हैं जिनकी जो होता है वो वीज़ा जो होता है लोगों का रिफ्यूज़ हुआ है, जिन्होंने मुझसे बाद में कनेक्ट किया है। उन्होंने जो होता है, मैंने उनके जब लेटर पढ़े उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ था वो मैं बताता हूँ आपको। एक ने जो है लिखा हुआ था कि मैं जो होता है जो होता है चाइल्ड केयर सपोर्ट के लिए आ रही हूँ अपने मेरी बेटी के यहाँ जो होता है वो लड़का जो होता है वो पैदा हुआ है। सही है, तो मुझे उसकी टेक केयर करने के लिए आना है। टेक केयर करना जो होता है केयर गिवर का काम है यहाँ पर। ये एक पेड जॉब है, आप ये कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है कि आप करेंगे वही यहाँ पर आकर, लेकिन आपने वो लिखना तो नहीं है ना। सही है, आप उसके अल्फाज तो चेंज कीजिए। आप लिखिए कि मुझे इमोशनल सपोर्ट के लिए आ रहे हो, मैं उसको बच्चा पैदा हुआ उसको सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं। आप वो चीज़ें लिखें ना। आप एज अ केयर गिवर नैनी वगैरह वाली चीज़ें लिखेंगे तो आपका वीज़ा तो रिफ्यूज़ होना ही है। सही है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली एक जो होता है मेरे क्लाइंट ने जो होता है मुझसे कनेक्ट किया था कि उनकी जो होता है मदर को जो होता है जो होता है वो वापस भेज दिया गया है। सही है। एयरपोर्ट से जब उसने ये कहा ना कि मैं यहाँ पर जो होता है वो बच्चे की जो होता है वो मेरी बेटी अकेली है, मैं जो होता है वो बच्चे की टेक केयर करने के लिए आई हूँ, तो वो वहाँ से, तो इसीलिए आपको एयरपोर्ट पे भी क्या बोलना चाहिए ये आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब अच्छा, अब ये जो होता है आपके सेफर ऑल्टरनेटिव के हैं। सही है, आप ये लिख दीजिए कि हमें क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ गुजारना है, अपने पोते पोतियों के साथ गुजारना है। सही है, या कोई फैमिली का इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, बर्थडे है, वेडिंग है, ये मुझे अटेंड करने के लिए आना है। सही है, अब ये कर दीजिए कि मुझे जो होता है वो चूंकि बच्चे जो होता है वो पोते पोतियों को जो होता है वो छोटे हैं, वो उनको जो होता है उनके साथ मुझे ज़्यादा टाइम गुजारना है, आप वो लिख लीजिए। अब ये कीजिए कि मुझे यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आना है, मुझे यहाँ की कल्चरल वैल्यूज़ को देखना है। सही है, यहाँ पे जो होता है किस तरह की ट्रेडिशन है मुझे उसको देखना है, तो वो सारी चीज़ें आप लिखें ना। सही है, जो चीज़ नहीं लिखनी चाहिए वो ये है। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैंने बोला था कि एक जो होता है बाप ने ये लिखा था कि मैं अपने बेटे के जो होता है बिजनेस के ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए आ रहा हूँ। आप कनाडा में आकर जब सुपर वीज़ा पर होंगे तो आप काम नहीं कर सकते, काम अलाउ नहीं है। आप क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए यहाँ पर आए हैं। सही है, ये वीज़ा जो होता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने के लिए, फैमिली से मिलने के लिए है। सही है, ये काम के लिए नहीं है। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट आपको तमाम गैदर करने हैं। डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट की जो भी सारी चीज़ें हैं आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरी चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं ये वाला वीज़ा। सही है, लेकिन कुछ बातें आपको नहीं लिखनी है, वो मैंने आपको जो है वो बता दी है। सही है, अगर आपको मेरी खिदमत चाहिए तो मैं, मेरा सुपर वीज़ा का जो रिकॉर्ड अभी तक का जो होता है वो 100% है। मेरा जो होता है अब तक कोई भी सुपर वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ है। सही है, तो अगर आप हमसे अप्लाई करते हैं तो हम सुपर वीज़ा का जो होता है वो आपकी एप्लीकेशन जो होता है वो प्रोसेस कर देंगे। तो उसके लिए जो आपको एप्लीकेशन होती है वो ऑनलाइन फिल आउट करनी होती है। 100 + $85 इसकी जो होता है फीस होती है, मतलब $185। अगर आपका पहले बायोमेट्रिक हो चुका है तो $85 आपको नहीं लगेंगे। जब आप ये डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं तो विद इन 24 आवर जो होता है आपका बायोमेट्रिक आ जाता है, और कभी कभी 48 घंटे भी लगते हैं। और इस वाले वीज़ा के लिए मेडिकल ज़रूर करवाना पड़ता है। जैसे बायोमेट्रिक हो जाएगा तो कुछ अरसे के बाद आपको मेडिकल की रिक्वेस्ट आएगी। मेरा अभी रिसेंटली एक जो होता है क्लाइंट की जो मेडिकल रिक्वेस्ट आई थी उसकी 154 डेज पर जो होता है उसकी रिक्वेस्ट आई थी। अच्छा, फिर जो है वो आपको वेट करना पड़ेगा डिसीजन का। अगर आपको आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आएगी। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस का प्रूफ लेकर ज़रूर आना है, 1 साल का, जो मैंने आपसे इससे पहले वाली स्लाइड में बात की है। कुछ ऐसे सैंपल केसेस मैं आपको बता रहा हूँ जो कि हमारे अप्रूव हैं। सही है, तो पेरेंट्स थे पाकिस्तान से सुपर वीज़ा के लिए, सिर्फ वो जो जो होता है वो अपने जो होता है फैमिली के साथ जो होता है कनेडियन सिटीजन सन के साथ जो होता है मिसिसागा में जो होता है टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहे थे। उनका एक वीज़ा अप्रूव हुआ था। सही है, इसके अलावा सुपर वीज़ा एक अप्रूव हुआ था जो कि इनका इनिशियल रिफ्यूजल हुआ था। सही है, और हमने जो होता है उसका रिवाइज, वो हमसे रिफ्यूज़ नहीं हुआ था, उन्होंने खुद अप्लाई किया था। तो रिफ्यूज़ हुआ था, उस पर हमने जो होता है वो उसका इनविटेशन लेटर रिवाइज किया था, और उसके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे उसको हमने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके पेश किया था। अ, वो थे सही, और वो उसमें भी कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं था, क्योंकि वो हमने उसको वेट करवाया था कि जब तक उसके बेटे की जो वो तनख्वाह का लेवल नहीं हो जाता है तब तक हमने उसको वेट करवाया था। सही, तो उसका वीज़ा जो होता है वो अप्रूव हुआ था।
मदर जो थी वो इंडिया से थी, उनका जो होता है सुपर वीज़ा अप्रूव हुआ था, जो कि अपनी बेटी की के लिए यहाँ पर आ रही थी, जिसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई थी। और देखो मैंने लिखा है कि इमोशनल सपोर्ट के लिए आई थी, नॉट अ केयर गिविंग रोल। और पेरेंट्स थे बांग्लादेश से, उनका एक वीज़ा जो है वो अप्रूव हुआ था। सही है। जबकि उनका जो होता है बेटा यहाँ पर था, जिसको जो है वो सर्जरी से जो होता है वो उसकी हुई थी, और उसके साथ टाइम उनको गुजारना था। एक जो होता है विडो थी। सही है। और वो जो होता है वो युगांडा से जो आई थी। सही है, माँ थी वो। और उनका सुपर वीज़ा जो होता है अप्रूव हुआ था, जो कि अपने बेटे के पास जो होता है थोड़ा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम गुजारने के लिए आ रही थी। कीनिया से एक फादर थे, जिनका सुपर वीज़ा अप्रूव हुआ था, कि अपने ग्रैंड सन की जो होता है वो ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए आ रहे थे। तो ये ऐसी कुछ सैंपल केसेस और स्टोरीज हैं जो कि हमने जो है वो अप्रूव करवाई थी। मेरा नाम है शौकत कमरुद्दीन, और ये है मेरी कंपनी का एड्रेस। और मेरी कंपनी का नाम है हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज। और मेरा जो होता है वो लाइसेंस नंबर है R711322। और ये मेरी इंफॉर्मेशन आपके पास दी हुई है। अगर आपको सुपर वीज़ा से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, या अगर सुपर वीज़ा से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए हो, तो हमारी सर्विसेज हाजिर हैं। सही है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त। मैं जो है वो यहाँ पे टोरंटो में बेस करता हूँ, और यहीं पे से जो होता है मैं ऑपरेट करता हूँ। और अगर इसके अलावा आपका कोई ऐसा कंसर्न है, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन चाहिए, आई कैन प्रोवाइड दैट कंसल्टेशन एज वेल। सो मैं चेक करता हूँ, चूँकि मैं फेसबुक पे लाइव हूँ, तो मैं चेक करता हूँ कि अगर किसी का कमेंट है। तो कमेंट तो अभी जो होता है वो, थैंक यू वेरी मच रमज़ान फॉर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कमेंट। और इस वक्त जो होता है बहुत से लोग जो होता है फेसबुक से मुझे लाइव जो होता है देख रहे हैं। सो अकबर साहब थैंक यू वेरी मच, सलीम भाई थैंक यू, अली रहमान थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। अगर कोई आपका सवाल है, यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। अगेन माई नंबर इज +1 647 971 7175। आप मुझसे कनेक्ट कीजिए सुपर वीज़ा के लिए। सो सवाल तो आपका कोई भी नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच।